सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने सिलेबस में जो भारत दुर्दशा नाटक है, आज उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं और हमें किस प्रकार उत्तर को लिखना है। भारत दुर्दशा की अभिनेता पर विचार कीजिए। प्रश्न बन सकता है जो आपको एग्जाम में 250 से 300 शब्दों के बीच में लिखा जाएगा, आप लिखेंगे। तो इसका वो किस प्रकार लिख सकते हैं। नाटक की पूर्ण सार्थकता उसके सफलतापूर्वक मंचित होने में ही है। नाटक की सफल अभिनेता इस बात से निर्धारित की जा सकती है कि उसमें दृश्य विधान, अभिनय, संकेत, वेशभूषा, ध्वनि तथा प्रकाश जैसी व्यवस्थाओं के संकेत पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त उसकी भाषा, चरित्र योजना, कथानक का विकास जैसे तत्व सफल मंचन हेतु सहायक हो पाते हैं या नहीं, इन्हीं आधार पर भारत दुर्दशा का विश्लेषण किया जा सकता है। भारत दुर्दशा का दृश्य विधान सरल तथा प्रभावशाली है। 6 अंकों में इस नाटक में 6 ही दृश्य हैं, अतः दृश्यों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि निर्देशक के लिए बार बार दृश्य परिवर्तन करने की समस्या उठ खड़ी हो। दृश्य विधान सरल भी हैं। उदाहरण के लिए पहले अंक में बिथी का दृश्य है, दूसरे अंक में शमशान, टूटे फूटे मंदिर, बिखरी हुई अस्थियां और कोए, सियार व कुत्तों का दृश्य है। स्पष्ट है कि कुछ पदों व कुछ वस्तुओं के संग्रह में यह दृश्य योजना साकार हो सकती है। नाटककार ने मंचन की सहजता हेतु अपनी ओर से कई प्रयास किए हैं। सबसे पहले अभिनय संकेतों को देखा जा सकता है। भारतीय नाट्य परंपरा में रंग संकेत देने की परंपरा कम रही है, किंतु भारतेंदु ने कम से कम 4-5 प्रसंगों में अभिनय संकेत दिए हैं। उदाहरण के रूप में है, जैसे आलस्य की बात करते हैं तब मोटा आदमी जमाई लेता हुआ धीरे धीरे आता है। इसमें आलस्य को दिखाया गया है, आलस्य को एक पात्र के रूप में दिखाया गया है। वो बहुत मोटा आदमी है, जमाई लेते हुए धीरे धीरे आता है। जैसे आलस्य शरीर में होता है और आम इंसान करता है, आलस्य आने पर शरीर में कोई काम करने का मन नहीं करता, इसमें आलस्य दिखाया गया। भारतेंदु के समय मंचीय विधान पूर्ण पर्व पर निर्धारित था। भारतेंदु के समय मंचीय विधान पर्व पर आधारित था। भारतेंदु की कल्पनाशीलता का ही प्रमाण है कि उन्होंने एक स्थान पर प्रकाश व्यवस्था का सक्रिय प्रयोग किया है। नाटक में प्रभावशाली मंचन में ध्वनि तत्वों के प्रयोग की भूमिका प्रबल होती है। पार्श्व ध्वनियों में प्रयोग की विशेष परंपरा तो भारतेंदु के सामने नहीं थी, किंतु सीमित रूप से उन्होंने इसका भी प्रयोग किया है। इन्हीं सभी तत्वों के साथ वेशभूषा अर्थात आह्य अभिनय के प्रति भी भारतेंदु ने ध्यान दिया है। उन्होंने विभिन्न चरित्रों की वेशभूषा का स्पष्ट अंकन किया है। उदाहरण के लिए जो भारत का दिखाया गया है कि उसका रूप कैसा है, फटे कपड़े पहने हुए, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी और शिथिल अंग हैं भारत के। क्योंकि भारत की दुर्दशा की बात की गई है कि उस टाइम भारत की स्थिति कैसी थी, अंग्रेजी राज में फटे पुराने कपड़े पहने हुए, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में लाठी लिए हुए और अंग जो थे उसके क्या शिथिल थे। इन सभी सावधानियों के साथ साथ भारत दुर्दशा की रंगमंचीयता की सफलता में भाषाई सहजता, चुस्त संवाद योजना तथा मुहावरे, लोकोक्तियाँ और हास्य व्यंग्य के प्रयोग की भी बड़ी भूमिका है। किंतु भारत दुर्दशा की रंगमंचीयता निरापद नहीं है। कुछ ऐसे तत्व इस नाटक में है जो मंचीय प्रभाव को शिथिल बनाते हैं। सबसे पहले समस्या है गीतों की अधिकता। जो भारत दुर्दशा आप नाटक जब पढ़ते हैं भारतेंदु जी का, तो उसमें गीतों की अधिकता है, ये समस्या मानी गई है इस नाटक को लेकर। इनसे कथा का जो प्रवाह है वो भंग हो जाता है। चरित्रों की अधिकता और उनकी प्रतीकात्मकता तथा अन्य समस्या है जिनके कारण दर्शक किसी भी चरित्र से निरंतर तथा सहज संबंध नहीं बना पाता। संवाद योजना में कहीं कहीं लंबे स्वगत कथन आए हैं, जिससे संवाद भाषण बन गए हैं और नाटकीय तनाव पर भावुकता हावी हो गई है। कहीं कहीं देशी और ग्राम्य शब्दावली अर्थ बोधन में समस्या उत्पन्न करती है, तो कहीं कहीं रंग संकेतों की कमी निर्देशक को असहाय बना देती है।
रंगमंच संकेत, इनकी रंग संकेत मतलब रंगमंच संकेतों की कमी निर्देशक को असहाय बना देती है। ये बात थी क्वेश्चन की। भारत दूरदर्शा की अभिनेता पर विचार कीजिए कि भारत दूरदर्शा का जो अभिनय हुआ नाटक का, तो उस पर विचार करना है कि उसमें कैसा मंचन हुआ, भाषा शैली, चरित्र योजना, कथानक, मंचन कैसा था उसका, ये सब चीज़ें हैं। दृश्य कितना प्रभावशाली रहा, कितने दृश्य थे, किन दृश्यों में क्या क्या दिखाया गया, जैसे कि प्रथम में विथि का दृश्य था, दूसरे में शमशान का था, और मंचन कैसा किया गया, जैसे सभी को दिखाया गया था, जैसे आलस्य को दिखाया गया, आलस्य किस प्रकार का है, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई। आलस्य जो कि मोटा आदमी के रूप में दिखाया गया है। भारत की दुर्दशा के बारे में दिखाया गया है कि उस समय जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तो भारत की स्थिति कैसी थी, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अगला आगे है, इन सीमाओं के बावजूद यह तथ्य ध्यान रखना चाहिए कि भारतेंदु के जीवन काल में ही लखनऊ, बनारस और बलिया आदि स्थानों पर इस नाटक का सफल मंचन किया जा चुका था। आज भी यदि निर्देशक को थोड़ी सी स्वाधीनता प्रदान की जाए तो गीतों को कुछ काट छाट कर तथा भाषा को कुछ समसामयिक बनाकर इसका प्रभावशाली मंचन करना कठिन नहीं है। कि भी इनके गीतों में थोड़ा सा, जिसमें गीतों की प्रधानता या गीत ज़्यादा है, जिससे जो नाटक की गति है वो अवरुद्ध होती है। तो इसमें बताया गया है कि आज के टाइम भी अगर गीतों का काट छाट करें और भाषा में कुछ परिवर्तन करें तो इसका प्रभावशाली मंचन किया जा सकता है। अगला प्रश्न बन सकता है, भारत दूरदर्शा नाटक में निहित नव जागरण चेतना का विवेचन कीजिए। जो भारत दूरदशा नाटक है उसमें जो नव जागरण चेतना दिखाई गई है कि भारत दूरदशा के माध्यम से कि भारत को कैसे जागृत किया जा रहा है। लास्ट में जब नाटक में जो भारत भाग्य आता है, किस प्रकार वो भारत को दिलासा देता है, सांत्वना देता है, ये चीज़ें कि निहित नव जागरण चेतना की विवेचना कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र 19वीं सदी के उत्तरार्ध के लेखक हैं। उन्होंने यह समय भारतीय समाज में सबसे गहरे संक्रमण का साक्षी रहा है। इस दौर में भारतीय समाज पहली बार अंग्रेजों की संस्कृति से परिचित हुआ और उसके प्रति असमंजस, आकर्षण और विस्मय जैसे भाव को महसूस किया, और यही पृष्ठभूमि भारतीय नवजागरण का आधार बनी। नवजागरण चेतना के अंतर्गत आमतौर पर अतीत की महानता को उभारा जाता है। अतीत की महानता इन पंक्तियों को स्पष्ट दिखाई देती है। सबके पहले ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। अपनी दुर्दशा की चिंता नव जागरण के केंद्र में होती है। भारत दूरदशा में भी यह चिंता केंद्र में है। हाँ भारत दूरदशा न देखी जाई का विलाप भी इस चिंता का क्या है, परिणाम है। नाटक के विभिन्न पात्रों की बैठक भी इसी ओर संकेत करती है। नव जागरण चेतना का तीसरा पक्ष है अपनी दुर्दशा के कारणों की खोज करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। नवजागरण की चेतना से युक्त रचनाकार अपनी दुर्दशा का ठीकरा दूसरों के सर नहीं फोड़ता, बल्कि कारणों की तलाश अपने समाज के भीतर करता है। भारत ने उन कारणों की पूरी पड़ताल की जो दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन जिम्मेदार था उसमें? धर्म, आलस, मोह, अनावृष्टि, सूखा, मदिरापान, फैशन, महामारी कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत दुर्दशा के जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। भारतेंदु ने भारत के पतन में धर्म की भूमिका की पहचान सफलतापूर्वक की है। उनके अनुसार धर्म की वजह से विभिन्न मतांतरों में हुआ विभाजन ही देश को ले डूबा। भारतेंदु ने धर्म के बहिर्गमन की भी पतन के एक कारण के रूप में पहचान की है। तो जो धन विदेशों में ले जाया गया भारत का, तो वो भी किसी न किसी का भारत की दुर्दशा का कारण बना है। उसमें कहा भी गया कि अंग्रेज राज सुख साज सबे पर भारी पे धन विदेश चलो जात ये है अति ख्वारी। जो हमारा भारत का धन था विदेशों में जाने लगा, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। नव जागरण चेतना का एक अनिवार्य पक्ष है कि हम दूसरी संस्कृति के अच्छे मूल्यों को आत्मसात करना चाहते हैं। अंग्रेजी संस्कृति के जो मूल्य भारत को आकर्षित कर रहे थे उनमें अहलोकवाद, वैज्ञानिक शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता आदि प्रमुख थे। भारतेंदु ने भी ऐसे कुछ मूल्यों को सीखने की ललक दिखाई है।
देखो विद्या का सूर्य पश्चिम उदय हुआ चला आता है। स्पष्ट है कि भारत दुर्दशा का प्रतिपाद्य नव जागरण की चेतना का प्रसार करना है। इस दृष्टि से यह सिर्फ साहित्यिक रचना न होकर समाज को बदलने की के लिए अपनी ठोस भूमिका निभाने की वाली रचना है। जो भारत दुर्दशा है वो भारत को जागृत करने के लिए इस नाटक का मंचन था। नव जागरण चेतना किस प्रकार लोगों में जगाई, क्या क्या कारण बताए, आपने आपने आप अपने शब्दों का भी यूज़ कर इस्तेमाल करके आप एक अच्छा क्वेश्चन आंसर फ्रेम कर सकते हो। आप अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नव जागरण चेतना इसमें किस प्रकार से सामने आती है, तो आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार भारत का जो ये दुर्दशा थी वो किन कारणों से बनी हुई थी। इसमें जैसे धर्म, आलस, मोह, अनावृष्टि, सूखा, मदिरा पान, फैशन, महामारी में कैसे भारत के लोग इससे जकड़े हुए हैं। इसे बाहर निकालने के लिए लोगों में नव चेतना का विकास करना बहुत ज़रूरी था। और धन का विदेशों में भिजवाना, ये सब चीज़ें भारत दुर्दशा के संकेत थे। और नव जागरण चेतना का इस प्रकार इसमें देखा जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे प्रश्न, और जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी, मेरा ये मानना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।